और आइए तैयारियों का जायजा हम ले लेते हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विवेक, भोपाल की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, काउंटिंग शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में एक बेचैनी जो पूरी रात से है वो बेचैनी अभी भी देखी जा रही है। और उम्मीद यही है कि नेताओं को हो सकता है कि नींद भी नहीं आई हो, क्योंकि ये जो रात थी ये कयामत की रात थी और अब जो है उनके भाग्य का फैसला करने वाली रात आ रही है, दिन आ रहा है। और ऐसा जो परिणाम है वो क्योंकि एग्जिट पोल भी हो और जो संभावित परिणाम भी हो वो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों की धड़कनें बढ़ाने वाले शुरू से ही दिखाई दे रहे थे। और यही कारण है कि राजनीतिक दलों में एक बेचैनी है और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने एक अपने अपने मुख्यालय में परिणाम को देखने के लिए व्यवस्था कर रखी है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं से कोई गड़बड़ी की संभावना यदि होगी तो उसको तुरंत जो है वहां से फोन करके जो है बात की जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में। तो पूरी नज़र यहां से रखी जा रही है और खासकर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जो है वो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो है सतर्क रहेंगे, क्योंकि सीधे जो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से बात करेंगे। अभी ये भी बताया गया है कि कल भी दोनों ही नेताओं ने सभी नेताओं से सभी अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों से उन्होंने बात करके कहा है कि जो चुनाव परिणाम है और जो काउंटिंग है उसमें पूरी जो है ईमानदारी बरती जानी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की तरफ से भी है, लेकिन ये चुनाव जो है ये सत्ता में बने रहने का चुनाव है और सत्ता में आने का चुनाव है। यदि बीजेपी 8 सीट जीत लेती है तो सत्ता में बनी रहेगी, कांग्रेस 28 सीट जीत लेती है तो सत्ता में आ जाएगी। तो ये उस तरह की स्थिति वाला चुनाव है और इसलिए दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से कम नहीं है ये परिणाम। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के परिणामों से ये परिणाम कम नहीं है और यही वजह है कि दिल की धड़कनें प्रत्याशियों की, नेताओं की, पार्टियों की बढ़ी हुई है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा राउंड्स में काउंटिंग होनी है, कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां क्या नजर आती है वहां पर? शैलेंद्र जी, ये सवाल दोहराइए। बिल्कुल शैलेंद्र, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर सबसे ज्यादा ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा राउंड्स में काउंटिंग होनी है। क्या तैयारियां फिलहाल नजर आती हैं वहां पर? कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल जी, अगर तैयारियों की बात करें तो जो हम इस वक्त MLB ग्राउंड पर मौजूद हैं, जहां पर जो है ये काउंटिंग 8 बजे से शुरू होनी है। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि जो काउंटिंग एजेंट्स हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जो लोग मतगणना में लगे हुए हैं, लगभग 550 कर्मचारी हैं, उनका भी पहुंचने के करके सिलसिला शुरू हो गया है। सारे लोग एंट्रेंस गेट से अंदर जा रहे हैं। सबको ये कल बता दिया गया था किसको कहाँ बैठना है। ये पूरी ड्यूटी जो है वो कल एक रिहर्सल की गई थी और मॉक पोल किया गया था काउंटिंग का, वो उसके जरिए सबको बता दिया गया था। नहीं सबको पता है कि कहाँ ड्यूटी है। अब ये लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये लोग अपने अपने नियत स्थान पर बैठेंगे और ठीक 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। और इस बार खास बात यह है कि डाक मतपत्र और EVM दोनों की ही मतगणना साथ साथ की जानी है। और अगर यहाँ की बात करें तो जो 3 विधानसभा हैं उनके लिए 6 कक्ष जो है निर्धारित किए गए हैं और 6 कक्ष में 7-7 टेबल लगाई गई है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो ग्वालियर पूर्व में भले ही मतदान प्रतिशत बेहद ही कम रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो राउंड है वो सबसे अधिक हैं, क्योंकि EVM का प्रयोग यहाँ ज़्यादा हुआ था, क्योंकि पोलिंग बूथ से विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा थे और यही कारण है कि 32 राउंड में इसकी काउंटिंग की जानी है। तो जिस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि ये फैसला आते आते शायद देर रात भी हो सकती है। उसके अलावा अगर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 30 राउंड में काउंटिंग होगी, तो इसको भी लगभग 10 से 11 बज सकते हैं। और उससे सबसे कम जो है वो डबरा विधानसभा क्षेत्र से है, जहाँ 24 राउंड में काउंटिंग होनी है। यहाँ मंत्री इमरती देवी की किस्मत जो है वो दाव पर है। और तो ये अगर पिछली बार की भी तुलना करें तो हमने ये देखा था कि इमरती देवी का परिणाम सबसे पहले आया था, लेकिन वो सबसे अधिक वोटों से जीती थी।
तो अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे 8 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी तो कितनी जल्दी राउंड यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि मतदान प्रतिशत ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी ईवीएम हैं, जितने पोलिंग बूथ हैं, क्योंकि इस बार 285 के लगभग जो पोलिंग बूथ है वो अतिरिक्त बनाए गए थे, तो उस लिहाज से यहाँ जो है वो मतगणना में काफ़ी देरी हो सकती है। और उस देरी के चलते कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से हम ये देखते थे कि शाम ढले तक रिजल्ट आ जाते थे, उसके बाद जश्न और जुलूस का माहौल बन जाता था, लेकिन इस बार जो है वो स्थितियाँ देखने को नहीं मिलेगी। कमोबेश ग्वालियर चंबल में तो फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देर रात तक जब परिणाम आएंगे तो फिर जश्न मनाने का इंतजार जो है वो अगले दिन सुबह तक करना पड़ेगा। बिल्कुल तो तैयारियां प्रशासन की पूरी है। ये भी जानकारी बताने की कोशिश करें, अगर आपके पास ये जानकारी होगी, अपडेट्स होंगे, कार्यकर्ताओं की क्या तैयारियां फिलहाल नजर आती है? क्या ऐसी कोई स्पेशल रणनीति है, उनका कोई प्लान है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे, नजर भी रखेंगे? क्योंकि अधिकारी कर्मचारी तो राउंड्स के लिए होते ही हैं, लेकिन वहां पर बाहर जो जमावड़ा रहता है कार्यकर्ताओं का वो भी देखने को मिलता है। क्या उनकी किसी प्रकार की तैयारियां, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, अगर अंदर की बात करें तो केवल अंदर काउंटिंग एजेंट्स को ही जाने की अनुमति दी गई है। अगर जहां काउंटिंग स्थल है उसके बाहर के इलाकों की बात करें तो पूरे इलाके को जो है सील किया गया हुआ है। धारा 144 जो है वो कलेक्टर के द्वारा लगाई गई है, ताकि जो भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, वो काउंटिंग स्थल के बाहर ना लग पाए। उसके पीछे दो कारण है। एक तो क्या भीड़ हो जाती है अनावश्यक तौर पर, तो हंगामे भी हो जाते हैं और कई बार वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में जो आवश्यक लोग हैं, जो ड्यूटी में तैनात लोग हैं, केवल उन्हीं को वहां पर आ जाने की परमिशन है। बाकी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी बता दिया गया था कि यहाँ पर समर्थकों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अंदर जो काउंटिंग एजेंट आए हैं, खासकर कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जिस तरीके से कल कांग्रेस ने आशंका जाहिर की थी कि टेबल पर भी चुनाव हराए जा सकते हैं, कुछ सीटें ऐसी होंगी जहाँ बहुत ही कम अंतर होगा और वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो प्रशासन की मिलीभगत से गड़बड़ी कर सकती है। इस तरह की आशंका जो है वो कांग्रेस कल ही जता चुकी है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति वो यही है कि जो उनका काउंटिंग एजेंट पहुंच रहा है, जो अंदर जो टेबल पर मौजूद रहेगा, वो प्रॉपर निगरानी रखे, एक एक चीज को वो जांचे कि जब काउंटिंग मशीन जब होगी कि कितने वोट काउंट हुए, तो टेबुलेशन में कितने लिखे जा रहे हैं, ईवीएम में कितने निकले थे, और जरूरत पड़ने पर वीवीपैट की भी जो रैंडमली जो है गिनती वो उनके द्वारा की जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई शंका सुबह न देखने को मिले। क्योंकि हमने 2018 के चुनाव में देखा था कि ग्वालियर दक्षिण के चुनाव में प्रवीण पाठक जो कांग्रेस के विधायक है, वो महज 121 वोटों से जीते थे। इसको लेकर बीजेपी के जो मंत्री थे नारायण सिंह कुशवाहा, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी और यही कारण है कि फिर बीपीटी की गिनती करनी पड़ी थी। इसको लेकर लगभग 2:30 बजे परिणाम आया था। तो प्रशासन भी नहीं चाहता है कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हों, इसीलिए पहले ही इस बार ये व्यवस्था जो है की गई है कि हर राउंड के बाद जो है वो अनाउंसमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि अगले राउंड में जब जाए तो पिछले राउंड नहीं चाहता है चुनाव आयोग। यही वजह है कि अधिकारी कर्मचारियों की हर एक गतिविधि पर तो नजर रखी जाएगी। अधिकारी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो और तमाम बारीकियों पर नजर बनाए रखते हुए उसके बाद परिणाम घोषित होगा। लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा डिले इस बार हो सकता है। कोरोना का काल है, इस समय कई नियमों में बदलाव किया गया था और वही नियमों का जो बदलाव है उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। वैभव, क्या तैयारियां हैं? अब कयामत की रात निकल गई है, अब जो भविष्य का फैसला है वो करने वाला दिन आ चुका है। थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, कयामत की रात तो निकल गई, लेकिन नींद कैसे आई वो बड़ा सवाल। मुझे नहीं लगता कि शायद प्रत्याशियों को ठीक तरह से नींद आई होगी रात में, क्योंकि सब यही सोचता हूँ किस तरह से जल्दी और 8 बजे और गिनती शुरू हो। जहां तक तैयारियों की बात है, देखिए इंदौर में जहां सांवेर विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, तो वही 17 जिलों की तरह यहाँ भी 14 टेबल लगाई गई, यानी कि 28 राउंड होंगे और 2 हॉल में, यानी 7-7 टेबल 2 हॉल में लगाई गई और 8 बजे से जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की मशीनें खोली जाएंगी। जहां तक व्यवस्थाओं की सवाल है, तो आमतौर पर व्यवस्थाएं 17 जिलों में जिस तरह से की गई हैं उसी तरह वो व्यवस्थाएं इंदौर की सांवेर में है, लेकिन टक्कर उतनी जितनी अन्य जगहों पर नहीं होगी उतनी टक्कर इन सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस से जहां प्रेमचंद गुड्डू तो बीजेपी से कद्दावर मंत्री सिंधिया के खास समर्थक तुलसी सिलावट मौके यहाँ चुनाव में लड़ रहे हैं। तो टक्कर काफी रही और जितना बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम अपनी जितनी ताकत
थी पार्टी के अंदर सारी पूरी झोंकने की कोशिश इस सीट पर की है। और अब जो रात निकली, अब दिन उगेगा, सूरज उगेगा, किसकी किस्मत लेकर ये आएगा। और खासतौर पे जब दिवाली का त्योहार सामने आने वाला है, किसकी दिवाली अच्छे मनने वाली है, आज ये लगभग तय हो जाएगा। मैं जहां तक चुनावी रुझान की बात करूं जिया, तो सांवेर में, हालांकि ग्वालियर में देखिए तमाम व्यवस्थाएं, शैलेंद्र बता रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो ज्यादा है और समय लग सकता है नतीजे या रुझान आने में शुरुआती तौर पर। लेकिन सांवेर में लगभग 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसके ऊंट पाले में करवट बैठ रहा है, यानी कि किसकी जीत होने वाली है। तो इंतजार सभी को है, हम भी हैं। सुबह 6 बजे से देखिए मैदान में पूरी तरह से डटे हुए हैं, पूरे हमारे तमाम सहयोगी भी डटे हुए हैं। तो पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। और 6 बजे से अभी जैसे तैयारियां शुरू हो गई हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व्यवस्था, सब कुछ मौके पे आ चुके हैं। और वैभव, यहाँ के दावे समीकरणों की अगर हम बात करें तो क्या नजर आता है फिलहाल धरातल पर? क्योंकि अब दावे करने का जो वक्त है वो बीत चुका है। सीधे जनता ने जो किस्मत ईवीएम में कैद की थी वो अब बाहर निकल के आने लगेगी। उसके बाद फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इनके दिग्गज क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि नजर सभी की बनी रहेगी। अगर हम बात करें सांवेर की, यहां पर कार्यकर्ताओं की, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, क्या तैयारियां नजर आती है? उनकी तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए, दावे शुरुआत से ये रहे कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। हालांकि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उसमें किसी भी दल को, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, किसी को भी 20 से ज्यादा सीटें मिलती नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ये बात कहते रहे कि हम तो 28 की 28 सीटें जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर जोश बढ़ाने की कोशिश भी की गई। लेकिन सच्चाई यही है कि सांवेर सीट ऐसी है जहां पर कभी भी कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी जीता हो वो 5,000 से ज्यादा लीड नहीं ले सका है। यानी कि हार और जीत जो है 2-2.5 हजार के बीच ही रही है। पिछले चुनाव में अगर हम बात कर लें तो 2900 वोटों से तुलसी सिलावट जीते थे कांग्रेस से। तो सबसे अहम बात, और जहां तक मुद्दों की मैं आपको बात करूं, देखिए विकास पे यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। सारी बातें साधु और शैतान की हो या चुन्नू मुन्नू की हो, तमाम राजनीतिक बयानबाजी यहाँ चली। और सबसे खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर अगर सभाओं की बात करूं तो 5 सभाएं शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री ने की है। इसमें एक रोड शो भी शामिल है। इसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया, जिनके खुद के खास समर्थक तुलसी सिलावट, ज्योतिराज सिंधिया घर की तुलसी कहे जाते हैं, ऐसी बातें चलती हैं। तो तुलसी के लिए ज्योतिराज सिंधिया ने 4 सभाएं की। इसके अलावा तमाम 14 से 15 टोटल बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर सभाएं की। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो हालांकि कमलनाथ ने सिर्फ 2 सभाएं की। तो सभाओं का भी रुख देखिए आप, केवल बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिली थी। विकास की बातें हालांकि नहीं हुई। एक 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नर्मदा का जरूर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जब पहली सभा करने आए थे तब लेकर आए थे। लेकिन फिलहाल उसके बाद से जो स्थिति बनी थी फिर पूरी तरीके से बयानबाजी पे आ गई थी। जी बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक पटैया हमारे साथ बने हुए हैं लगातार भोपाल से। विवेक, यहाँ पर दावे कितने किए गए? कोई हनुमान भक्त अपने आप को कहता है, कोई शिव भक्त अपने आप को कहता है, लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि किसका मंगलमय होता है। देखिए, आज सब कुछ तय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन सत्ता में बना रहेगा और कौन सत्ता में यदि आने वाला है तो आएगा। तो ये तमाम दावे हैं, तमाम बयानबाजियां थी, ये जनता का रुख स्पष्ट करने के लिए थी, जनता को भ्रमित करने के लिए थी और मुद्दों से भटकाने के लिए थी। चाहे वो भाजपा के नेताओं के बयान हो, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के बयान हो, लेकिन जनता ने जो मतदान किया है वो सोच समझकर किया है। और मतदाता इस वक्त जो है वो बहुत समझदार है और वो समझदारी के साथ वोट करता है। वोट करने जब जाता है तो सारी चीजें सोचता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जनप्रतिनिधि की वो तस्वीर उसके सामने आ जाती है कि आखिर विकास कौन करेगा। और इसलिए जो दावे हैं उस पर जो है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो इस बार जो है अनुमान भी नहीं लगा पा रही है कि आखिर हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो चुनाव थे वो उपचुनाव के साथ साथ मिनी विधानसभा चुनाव की तर्ज पे लड़े गए। लेकिन उपचुनाव हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, क्षेत्र की समस्याओं पे होते हैं। कई बार आम चुनाव जो होते हैं वो बड़े मुद्दों के ऊपर होते हैं, नेताओं के ऊपर होते हैं, देश और राज्य की समस्याओं के ऊपर होते हैं। लेकिन उपचुनाव जो होते हैं वो क्षेत्र की समस्याओं पर ज्यादातर होते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने इस चुनाव को बड़े चुनाव की तर्ज पर लड़ने की कोशिश की। यहां पर मुद्दे विकास की बात तो करते ही थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात भी करते थे, अपनी अपनी सरकार के काम को गिनाते भी थे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव में रहा जिसको कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की, वो ये मुद्दा है कि आखिर
टिकाऊ और बिकाऊ 25 लोगों ने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी और उस स्थिति को कांग्रेस ने भुनाने की पूरी कोशिश की। हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ये बताने की कोशिश की कि मतदाताओं का जो लोकतंत्र में जो मतदाताओं का अधिकार है, जिन मतदाताओं ने चुनकर इनको भेजा था उन्होंने उसको बेच दिया। ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जो है जाने की कोशिश भी की। जनता के बीच में चर्चा का विषय भी ये रहा, लेकिन जनता ने मतदान किस ओर किया है? क्या उस मुद्दे पे मतदान किया, विकास के मुद्दे पे मतदान किया, बीजेपी या कांग्रेस के चेहरे को देखकर मतदान किया? तो ये एक जो स्थिति थी वह आज स्पष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे ही रुझान सामने आएंगे, जैसे रुझान परिणाम में बदलने लगेंगे और स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। शैलेंद्र, ग्वालियर की बात करें तो मेन फोकस दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर रहा। 16 सीटें हैं यहां से। दूसरी बात यह है कि मुद्दों की बातें आज पूरा दिन हमको करनी है। प्रवक्ताओं से भी हम जुड़ेंगे, नेताओं से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। लेकिन अभी हम तैयारियों की अगर हम बात करें, टेक्निकलिटीज की बात करें, क्योंकि कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या बदलाव आपको नजर आते हैं? क्योंकि अभी तक के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतने बदलाव कोविड-19 की वजह से देखने को मिल रहे हैं। क्या उसको लेकर अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार है? जो ट्रेनिंग दी गई थी उसको लेकर सजग है? देखिए बिल्कुल, अगर चाहे ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया था कि जब मतदान होगा तो किस तरीके से उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन कराना है। और इस बार जो सामग्री दी गई थी उसमें उनको खास तौर पर जो है मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इसके अलावा जो है पीपी किट भी दी गई थी कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति जो आखिरी के 1 घंटे में जिन लोगों को मतदान करना था उस दौरान वो जो मतदान कर्मी हैं वो पीपी किट पहन के मतदान कराते थे। और ये देखने को मिला कि कई जो मरीज भी आए वो पीपी किट पहनकर पहुंचे। तो मतदान के दौरान पूरी व्यवस्थाएं रखी गई। वहीं दूसरी ओर अगर मतगणना की बात करें तो मतगणना में भी इस बार जो है वो विशेष बदलाव यही है कि पहले एक कमरे में 14 टेबलें लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो संख्या कम की गई है और एक कमरे में केवल 7 टेबल लगाई गई हैं और एक टेबल पर जो 3 कर्मचारी रहेंगे और इसके अलावा राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट रहेंगे। तो ये व्यवस्थाएं की गई है कि एक हॉल में कम से कम लोग रहें और जो दूरी है वो मेंटेन बनी रहे। और यही कारण है कि कल भी जब ट्रेनिंग हुई सबको बता दिया गया था कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर के साथ वो यहाँ पहुंचे और जो लोग भी वहां लेकर नहीं पहुंचेंगे उन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा वो चीजें यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसीलिए आज सुबह 5:30 बजे से ही सारे लोगों को कॉल किया गया था कि ताकि समय से जब लोग पहुंचेंगे तो आने के लिए यानी एंट्रेंस के लिए जो है वो लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी, आराम से सारे लोग एंट्री कर पाएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है, लेकिन 5:30 बजे से जो पोलिंग एजेंट हैं या फिर ये कहें कि जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए ड्यूटी में उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तो कोविड की गाइडलाइन से बचने के लिए सारे इंतजाम जो यहाँ किए गए हैं और यही कारण है कि इस बार जो है मतगणना भी देर से। और शैलेंद्र, सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें, यहाँ पर हमेशा ही कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है जब पुलिस प्रशासन को, पूरी टीम को अलर्ट रहना पड़ता है। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन की ही हम बात करें तो भिंड और मुरैना से लगातार सुबह से ऐसी खबरें आ रही थी कि किसी ने फायरिंग कर दी है, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से फरार हो गया है। इस तरह की खबरें हमने सुबह से देखी थी। आज ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने, क्योंकि आज भी संवेदनशील ये दिन माना जाता है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या खास इंतजाम, खास अलर्ट किया गया है? जो मतगणना स्थल है वहां पर जो आसपास के इलाके में धारा 144 लागू की गई है और इसके अलावा 3 लेयर में सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। यानी पहले आउटर कॉर्डर है, फिर मिडिल कॉर्डर, फिर इनर कॉर्डर है। मतलब 3 तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि आसपास का जो इलाका है पूरे इलाके को सील किया हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जो लोग भी अंदर आ रहे हैं बाकायदा उनकी पहले सुरक्षा दृष्टि से उनकी पूरी जाँच की जा रही है। कोई भी इस तरह की वस्तु आप लेकर अंदर नहीं जा सकते। और जब आप अंदर भी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस बल तैनात होता है। अगर ग्वालियर की बात करें जहां पर हम मौजूद हैं, लगभग 600 से 650 का बल जो है वो लगाया गया और आसपास जो है वो पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगाई गई हैं। और खासकर वो इलाके जहां पर पिछले जो अगर अभी की बात करें मतदान के दौरान जहां हिंसा हुई थी उन इलाकों में विशेष जो है व्यवस्था पुलिस बल के द्वारा की गई है। उन इलाकों में लगातार पुलिस पार्टियां जो है वो गश्त कर रही हैं। खासकर राजनीतिक दलों के लोग जहां रहते हैं उसके आसपास जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि अगर कोई हार जीत का जब भी कोई फैसला आता है या रुझान आना शुरू
होते हैं, तो ऐसे में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो समर्थक होते हैं वो जोश और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कोई दो राजनीतिक दल आमने सामने ना आ जाएं, इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है कि सारे लोगों को अलग अलग रखा जाए। और यही कारण है कि पुलिस बल जो है वो लगातार इन इलाकों में गश्त भी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने ग्वालियर में भी देखा और ग्वालियर पिछले दौरान जो स्थितियां बनी वैसी स्थितियां फिर से ना निर्मित हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। सुवासरा से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या खास इंतजाम सुवासरा में? यहाँ प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए कर रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है मतगणना स्थल की, और यहाँ सिर्फ जो अधिकृत व्यक्ति है उनको ही प्रवेश दिया जा रहा है। जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए टेबलों के अलॉटमेंट के लिए जो रैंडमाइजेशन होता है, वो रैंडमाइजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में अभी किया गया है। यहाँ पर टेबलों का अलॉटमेंट किया गया है और जो दल है, दलों को अब उस हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा, और वही जो जिन लोगों का रैंडमाइजेशन हुआ है वो टेबलों पर जाकर और कक्षों में जाकर मतगणना की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई है, और जिस तरह का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं, उसके बाद कहीं न कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई दोनों दलों में आपस में टकराव ना हो, इसी स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है। बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके क्या दावे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, और उनमें कोई भगदड़ ना मचे या फिर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तो इंतजाम किए ही गए हैं, लेकिन उनकी खुद की क्या तैयारियां हैं, वहां पर क्या दावे हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है। जहां बीजेपी 15 से 20 हजार मतों से जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 5,000 मतों से जीत का दावा लगातार किया जा रहा है। और दोनों ही जिस तरह का मतदान हुआ है, जो मतदाता है वो खामोश है, तो लोगों को दोनों जो कैंडिडेट है उनको पूरी तरह से भरोसा है कि मतदाताओं ने उन्हें ही चुना है। अब ईवीएम में उनकी जो भविष्य वो पूरी तरह से कैद है, और थोड़ी देर में ही ये पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने किसको अपना नेता चुना है। और इसके लिए नेताओं ने तैयारी की है। उनके जो समर्थक जुटने लगे हैं, नेता भी पहुंचने लगे हैं, और अभी मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं प्रत्याशी, उसके बाद वे यहाँ मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, पिछली बार आपको याद होगा 2000 विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया था, तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े ही भावुक वो नजर आए थे। अब नजर यही बनी हुई है कि शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है और उसके बाद अपने दावे क्या दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो रुझान सामने आने लगेंगे, उसके बाद भी कई दावे या फिर कई आरोप भी लगाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव लगातार बना हुआ है। अब देखना होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है, कौन आरोप लगाता है, कौन दावे करता है, इस पर भी नजरें बनी हुई है। देखिए, ये स्थिति निर्मित होगी, इसकी संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को बहुमत के लिए 8 सीटें चाहिए जी। 28 में से 8 जीतेगी तो अपने दम पर बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। और अभी बीजेपी जो दावा कर रही है कि बीजेपी के पास बसपा, सपा और निर्दलीय सभी का समर्थन है, और अपने इन सहयोगियों के साथ बीजेपी 114 सीटों के साथ बहुमत के करीब है, और एक भी सीट जीतती है तो वो बहुमत के पास आ जाएगी। मतलब 115 जो बहुमत का आंकड़ा है वहां पर पहुंच जाएगी। कांग्रेस को यदि बहुमत में आना है अपने दम पर, तो 28 के 28 सीटें जीतनी ही होगी, और उसके बाद भी निर्दलीय, सपा, बसपा को अपने साथ में रखना होगा। निर्दलीय, बसपा, सपा शुरू से उनकी स्थिति ये रही है इस विधानसभा के 2018 के चुनाव के बाद से, जब सत्ता में कांग्रेस आई तो वो कांग्रेस के साथ चले गए, और जब सत्ता में बीजेपी आई तो बीजेपी के साथ चले गए। अब जादुई आंकड़ा छूने की तरफ जिस राजनीतिक दल के अंक पहुंचेंगे, हो सकता है कि वो उधर चले जाए। ऐसी स्थिति में इन लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा न भाजपा कर रही है और न कांग्रेस कर रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहती है कि अपनी सरकार को स्टेबल करने के लिए, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए 8 सीटें जीत ले और 115 पे पहुंच जाए। और इसलिए बीजेपी का अनुमान 8 सीटें जीतने के साथ साथ और ज़्यादा सीटें जीतने का इसलिए है कि सरकार मजबूत रहेगी, सपा बसपा का ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा।
लेकिन मतदाताओं ने किसकी किस्मत कैद की है ईवीएम में, वो आज पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है 28 की 28 सीटें जीतना, और यदि 28 सीट कांग्रेस जीतती है तो फिर सपा बसपा निर्दलीय खुद अपने आप उनके पास चले जाएंगे और सत्ता उनकी आ जाएगी। और तमाम जो रिजल्ट्स हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, वहाँ के जो परिणाम आने वाले हैं, उस पर दोनों ही राजनीतिक दल पहले से ही जो है अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उनके अनुमान जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कहीं परिणाम कुछ और तरफ जा रहे हैं, किसी और मुद्दों पर चुनाव हुआ, कहीं किसी और मुद्दे पर चुनाव हुआ। ग्वालियर चंबल में अलग मुद्दे रहे हैं, मालवा निमाड़ में अलग मुद्दे रहे हैं, इसके अलावा हम बात करें बुंदेलखंड में तो वहाँ अलग मुद्दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कितनी सीट जीतेगा। यदि बीजेपी को सत्ता में बने रहना है तो 8 सीटें जीतना होगा, कांग्रेस को सत्ता में आना है तो 28 सीटें जीतना होगा। और आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दोनों ही दल करेंगे, जो जीतेगा वो भी करेगा, जो हारेगा वो भी करेगा। हारने वाला निश्चित तौर पर प्रशासन के ऊपर भी और चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगाएगा, और जीतने वाला कहेगा कि ये जनता की जीत है। स्थितियां बन सकती हैं। अगर हम अभी की एक बार फिर तैयारियों की बात करें विवेक, क्योंकि अब लगातार वो घड़ी नजदीक आती जा रही है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार एक नई व्यवस्था विवेक की गई है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें कि पोस्टल बैलेट के साथ ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि पहले ऐसा होता था कि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होती थी, उसके बाद ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू होती थी, लेकिन इस बार दोनों को साथ में किया जाएगा। क्या विशेष तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही जो राजनीतिक दलों के लिए तो नया सवाल है ही, और जो काउंटिंग करने वाले हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पोस्टल बैलेट हमेशा पहले गिने जाते थे और उनकी गिनती होने के बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। अब ऐसा हो रहा है कि पोस्टल बैलेट 8 बजे से गिनती उनकी शुरू हो जाएगी, लेकिन उनकी गिनती खत्म होने पर ये रास्ता नहीं देखा जाएगा कि ईवीएम की गिनती शुरू करें या नहीं करें। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और ठीक 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। मतलब जो ईवीएम की गिनती भी चलती रहेगी, पोस्टल बैलेट की गिनती भी चलती रहेगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक के लिए ईवीएम की गिनती को नहीं रोका जाएगा और पैरेलल जो है दोनों काम चलते रहेंगे। और इसका बड़ा कारण यही है कि पिछले बार मतदान जो मतगणना है उसमें काफ़ी देर लगी थी, और इस बार सबसे बड़ी बात है ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 जो सीटें हैं वहाँ पर पोस्टल बैलेट में जो आर्मी में, एयरफोर्स में, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो उस क्षेत्र के जो रहवासी हैं, जो तैनात हैं, जवान हैं, उनके पोस्टल बैलेट जो है वो बड़ी संख्या में है। करीब 12,000 से अधिक संख्या में ये पोस्टल बैलेट जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंचे हैं जी। तो उनकी गिनती होना एक बड़ा समय लगेगा, और इसलिए ये बड़ा जो फैसला मध्य प्रदेश में इस चुनाव में लिया गया है, और इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नया सिर्फ यही है कि गिनती पैरेलल चलते रहेगी, ईवीएम की भी और पोस्टल बैलेट की भी। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। मनीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र से आपको अपडेट दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर इंदौर से अपने दर्शकों को हम बता दें, नतीजों से पहले भगवान की शरण में अब माननीयों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट मंदिर पहुंचे। सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट। आज उनकी जो किस्मत का फैसला ईवीएम के अंदर कैद हो चुका था, 3 नवंबर को वो आज बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी, सरकार में भी वो एक बड़े पद पर थे, उनको स्वास्थ्य मंत्री वहां पर बनाया गया था, लेकिन सिंधिया समर्थक होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। यहां पर भी उनको मंत्री पद दिया गया, लेकिन उसके बाद उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब एक बार फिर उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है, और यही वजह है कि उनके सामने चुनौतियां हैं। हारते हैं तो फिर मंत्री पद भी गया, विधानसभा की सदस्यता भी गई, लेकिन अगर जीतते हैं तो विधानसभा की सदस्यता तो मिलेगी ही, विधायक तो रहेंगे ही, साथ ही हो सकता है मंत्री पद से एक बार फिर नवाजे जाएं। यही वजह है कि एक बार फिर भगवान की शरण में पहुंचे हैं और अपने लिए आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट मंदिर पहुंचे। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तुलसी राम सिलावट, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर भी,
साख बचानी है, नाक बचानी है, इज्जत बचानी है और साथ ही पार्टी को मजबूती भी देनी है। सिंधिया समर्थक है, सिंधिया समर्थक होने के नाते सिंधिया गुट को भी मजबूती देनी है। यही वजह है कि अब बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके कंधों पर है। जल संसाधन मंत्री का पद उनको दिया गया था बीजेपी कार्यकाल में। हालांकि अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस चुनाव पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आके बीजेपी क्या अपनी सरकार, अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या फिर कांग्रेस के हाथ ये मौका लगता है। ये बड़े सवाल हैं जो कि शाम होते होते, शाम ढलते ढलते पता चलेंगे, स्पष्ट स्थितियां होती जाएंगी। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें आना देखिए शुरू हो जाएंगी। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले ही माननीयों का भगवान की शरण में जाने के जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। सभी भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। आज मंगलवार है, ऐसे में किसका मंगल होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सभी मंगल कामनाएं कर रहे हैं और सभी ये दावे कर रहे हैं कि उनकी भारी मतों के साथ जीत होने जा रही है। अब दावे कितने सच साबित होते हैं, ये आने वाले समय में जो रुझान सामने आने लगेंगे उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होनी भी शुरू हो जाएंगी। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, अब हम थोड़ा सा मुद्दों की अगर बात करें यहाँ पर, हालांकि सभी को पता है कि मुद्दे क्या रहे हैं, चाहे टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा हो, गद्दार खुद्दार का मुद्दा हो, ये मुद्दे लगातार बने रहे। लेकिन एक तरफ जनता के मन में यह भी रहा कि उनकी समस्याओं का क्या निराकरण हो पाया, या फिर वो किस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर वो किस उम्मीदवार पर भरोसा कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोटिंग की होगी। अब जो मुद्दे हैं वो क्या रहे होंगे यहाँ पर, कौन सी समस्याओं से लोगों को रोज 2-4 होना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया होगा? पिछले साल बाढ़ आई थी, तो बाढ़ का मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिल पाया है जो प्रभावित थे। और जो अफीम किसानों के मुद्दे हैं अपने, सबसे बड़ी बात जो अभी प्याज किसानों के मुद्दे चल रहे हैं कि प्याजों किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिले। इस तरह की मांगों पर, और लेकिन जो राजनीतिक दल है, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बार इन जो मूल मुद्दे हैं इन पे इनका पूरी तरह से ध्यान नहीं रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और कहीं ना कहीं जो बिकाऊ और टिकाऊ की बात यहाँ लगातार चलती रही। और दूसरा दल जो ये पूरी तरह साबित करने में तुला रहा कि हम बिकाऊ नहीं है, हम टिकाऊ हैं। तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं मतदाताओं में रोष जरूर है कि जो उनके मूल मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो यहाँ के लोग थे, गांव के जो लोग थे, जो कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात में लगे रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो घर लौट आए, तो कहीं ना कहीं उनके सामने रोजगार की समस्या बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बावजूद इन मुद्दों पर दोनों ही दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई बड़ा वादा या बड़ी बात नहीं की। सारा जो उनका ध्यान रहा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही रहा और अपने आरोप को नकारने में भी रहा। तो इसी बात को लेकर कहीं जनता में गुस्सा भी देखा गया है। बिल्कुल, विवेक पटेया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर हम जनता के रुख की बात करें अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मालवा निमाड़ हो, बुंदेलखंड का एरिया हो और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग का एरिया हो, यहाँ पर जनता का रुख किस तरह का लगा इस बार? क्योंकि लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश भी था, थोड़ी सी निराशा भी थी कि 1-1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ कि एक बार फिर से चुनाव हो रहा है, उन्हें वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि कोविड-19 खतरा बाहर अभी भी है। अब ऐसे में जनता का रुख प्रदेश में सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, पार्टियों के लिए किस तरह का देखा गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को इन विधायकों ने इस्तीफा देकर जो है सरकार को गिराया और जो है बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी की सरकार बनाया। और इस को गद्दार वर्सेस खुद्दार का जो नाम दिया कांग्रेस ने, इसको जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब भी रही जी। और यही कारण है कि जनता के असल मुद्दे इस चुनाव में
दिखाई नहीं दिए। पूरे चुनाव में कांग्रेस जनता के मुद्दे की बात न करके इन मुद्दों पर बात करती रही और इसको जनता तक पहुंचाने में कामयाब भी रही। यहां तक कि कौन कितने में बिका, किसको कितना पैसा मिला, ये तक कांग्रेस के नेताओं ने सभाओं में और चुनाव प्रचार में और डोर टू डोर में, जनसंपर्क में, हर जगह ये पहुंचाने की कोशिश की। तो ये बात तो तय है कि इस मुद्दे को मतदाता के मन तक पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब रही। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण जो जनता के मूल मुद्दे हैं, किसानों के मूल मुद्दे हैं, वो जो है नदारद हो गए और जनता मन में सोचती रही, लेकिन ये मुद्दे बाहर निकलकर नहीं आए। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि 15 साल की बीजेपी की सरकार, वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जी, जनता ने ये फर्क जो है देख लिया कि आखिर 15 महीने में और 15 साल में क्या अंतर है, किसने हमारी बेहतरी के लिए काम किया, कौन हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है। ये जनता के सामने एक उदाहरण हुआ। दूसरा एक बड़ा कारण रहा कि 7 महीने शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ये चुनाव के पहले जो चली है, ये भी तुलना करने के लिए काफी था जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की इन उपचुनाव में एक जैसा माहौल कहीं भी देखने को नहीं मिला। ग्वालियर चंबल में एक अलग माहौल दिखाई दिया, दूसरी तरफ हम जाए मालवा निवाड़ में तो वहाँ अलग माहौल था, और बुंदेलखंड में अलग माहौल था, और इसके अलावा अनूपपुर में अलग माहौल था। तो ये जो माहौल है ये इसलिए अलग अलग था कि अलग किसान जो है वो अलग तरह की फसल का उत्पादन करते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के व्यवसाय होते हैं, हर क्षेत्र की बोली भाषा अलग अलग है। तो ये सब कुछ उसी अनुसार जो है बदल जाता है मुद्दे भी। लेकिन एक मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी इस पूरे उपचुनाव में रहा है, तो वो यही रहा कि कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है किसानों की, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान इस उपचुनाव में वोट करने गया है, और उपचुनाव में वोट करने यदि किसान पहुंचा है तो उसके मन में कर्ज माफी का मुद्दा भी जो है बार बार जो है सामने आता रहा कि कर्ज माफी जो है उसकी हुई है या नहीं हुई है। उसके दिमाग में भावांतर का वो जो पैसा 2018 से जो ना बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, वो भी बार बार रिमाइंड होता रहा कि आखिर वो पैसा कौन देगा। इसके अलावा समर्थन मूल्य में फसल खरीदना का मामला हो या फिर अन्य मुद्दे हो, वो सभी मुद्दे जनता के मन में थे। लोगों के सामने इसलिए भी विवेक बनी रही कि आखिर वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें।